चलते चलते बात किफ़ायत के साथ देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर वसीम, जो कि जीएमसी बारामूला में शोबा इंटरनल मेडिसिन में तैनात हैं। आज हम उनसे जानेंगे, हर दूसरे घर में बहुत सारे ऐसे दर्द हैं या जिन्हें हम बीमारियां कहेंगे जो कॉमन हैं, जिनमें ख़ास तौर पर डायबिटीज़, थायराइड या हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इन बीमारियों के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे होती हैं और क्या इनके इलाज हमारे पास हैं, जो हम बेसिक इलाज जो इनके कहेंगे कि हम उनको रोक सकते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया किफ़ायत साहब। पहले तो मैं आपको ये शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इन चीज़ों से लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस हो जाती है बीमारियों के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये अवेयरनेस चलती जाएगी हमारी कौम के लिए। मेरा तो इंट्रोडक्शन आपने दिया ही है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से हूँ, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में तैनात हूँ, तो वहीं पे काम करता हूँ एज ए फिजिशियन स्पेशलिस्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज अगर हम देखें अपने हर एक घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर घर में हमारी फैमिली स्ट्रेंथ 5 की है, एक दो बंदों को हाइपरटेंशन होगा, एक को थायराइड होगा, और जिसे हम डायबिटीज़ या कोशर पड़ जाता है शुगर 1 हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कैसे स्टार्ट होती है? क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? हम कैसे इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं? अब देखिए किफ़ायत साहब, जो ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो इसके कुछ वजूहात भी है जो हमें पता चल जाते हैं, जिसको हम प्राइमरली सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो कभी कभी पता भी नहीं चलता, हम पूरी इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट को, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता नहीं चल पाता कि ब्लड प्रेशर क्यों है। उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। गोया इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर की वजह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, कुछ मिथ्स हैं जो हमें साइड पे रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। हमें कुछ मिथ्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल लोगों को जब भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है वो दवाइयाँ खाने से थोड़ा सा परहेज ही करते हैं कि हमें आदत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी किसी इंसान का ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, हमारी यही एडवाइस है कि आपको दवाई खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज दवाई नहीं खाएंगे, कुछ सालों के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपको किडनियों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, अगर आपको डिटेक्ट होता है ब्लड प्रेशर, हेडेक एक सिम्टम है ब्लड प्रेशर का, लेकिन हेडेक से ब्लड प्रेशर से नहीं होता है। जब भी आप गोया ब्लड प्रेशर चेक कराने जाए, मेहरबानी करके 15 मिनट पहले रेस्ट करें, दोनों बाजुओं को ब्लड प्रेशर चेक कराएं। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर हो तो वही एडवाइस फॉलो करें जो आपका डॉक्टर बोले। ठीक है। ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ना लें, क्योंकि उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक ऐसा ब्लड प्रेशर है जो कि आपको सिर्फ डॉक्टर के सामने ही चढ़ जाता है, जो ही आप घर चले जाते हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं होता, हम उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके लिए भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, जिसको हम ABPM बोलते हैं, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो एक मशीन होती है जो हम लगाते हैं हॉल्टर की तरफ 24 घंटे। वो हमें कहता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने कहा कि ये हाइपरटेंशन जो है इसके काजेज़ क्या है, या कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन? देखें, या तो कोई इसकी एज बार होगी, अगर आप मुझे बताएं क्या ये ब्लड प्रेशर जो है टीन एज में भी हो सकता है, या इसकी कोई एज है, ये क्रॉस करने के बाद ही आप में ब्लड प्रेशर हो सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन भी आ सकता है। ठीक है। लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज की ब्लड प्रेशर आ सकता है। उसमें प्राइमरली हम काज ढूंढते हैं, लेकिन यूजुअली ये किसी भी एज पे भी आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब किसी नॉर्मल बंदे में उसको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या हम कह सकते हैं उसे ब्लड प्रेशर है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें पता चल सकते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर हो सकता है? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर हो भी सकता है उस बंदे को, नहीं भी हो सकता है। अगर हेडेक के साथ आपको ब्लरिंग भी है, मे भी उसको ब्लड प्रेशर हो। हमें इनडायरेक्ट एविडेंस भी ढूंढ सकते हैं हम ब्लड प्रेशर कुछ इन्वेस्टिगेशन से, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर
ऑर्डर कर सकता है, तो तभी जाकर हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब किसी इंसान में ब्लड प्रेशर है, उसका हाइपरटेंशन हो गया है, उसके बाद डॉक्टर उसको मेडिसिन्स एडवाइस करता है, क्या उसका कोई टाइम है, टाइम पीरियड है कि उसको मेडिसिन्स इतने टाइम तक खानी है, और अगर खानी है और कब तक, और अगर छोड़नी है तो कब तक? देखिए, किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, 2 लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है। एक तो वो होती है जिसको हम दवाइयों के पहले हम दवाइयाँ नहीं देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को बोलते हैं आप नमक कम कीजिए, ठीक है, आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, अगर वो स्मोकर है उसको बोलते हैं स्मोकिंग बंद कर दीजिए, ठीक है। तो वो हम इंक्रीज़ करते हैं ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है, ये चीज़ें हम, और इसके साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम तक इन चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, फिर हम ड्रग स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार ड्रग स्टार्ट होगी, क्या मैंने सुना है कि कहा जाता है कि एक बार किसी इंसान को ड्रग्स की मतलब ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी गई, उसको ये लाइफ टाइम खानी पड़ती है? देखिए, अब मैं आपको एक बात कहूँगा, आपको अपनी जान प्यारी है या आप किसी चीज़ से परेशान है कि आपको ये खानी है? जान प्यारी। अगर आपको जान प्यारी, आपको पूरी उम्र ये दवाई खानी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बात की आज हाइपरटेंशन के बारे में पहले, उसके बाद एक दूसरी कॉमन बीमारी है, कॉमन दर्द हम कहेंगे, जो आम देखने को मिल रहा है, और मैंने कहीं ना कहीं स्टडी की थी कि इंडिया बहुत फास्टली बढ़ रहा है इस दर्द की तरफ, जिसे हम डायबिटीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, होती क्या है? देखिए, आपने हाइपरटेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया, डायबिटीज़ भी ऐसी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है ये एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं जाती है, ठीक है। हाँ, ज़रूर इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के घर में डायबिटीज़ नहीं है कि आपको नहीं हो। नया हिट हो सकता है। हिट मतलब ये है कि किसी कोई आपके घर में फॉर एग्जांपल 4 फर्द है, 4 में कोई सिगरेट नहीं पीता है, एक सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, ऐसे ही एक हिट हो जाता है, ठीक है। हिट से एक आपको जीन में म्यूटेशन हो जाती है और यू कैन गेट अ डायबिटीज़। उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, लाइक आप अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट करते हो, आप जंक फूड स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं कर लेते हो, ये सब क्या कर लेते हो, और आप ऐसी डाइट स्टार्ट कर लेते हो जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या हो जाता है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन एज ए फिजिशियन, एज एन इंटर्निस्ट, ये है जिस चीज़ से भी जो चीज़ कार्बोहाइड्रेट में हाई हो वो सर्ज करवाती है इंसुलिन की, जो चीज़ भी इंसुलिन रिलीज करवाती हैं उस चीज़ से आपको डायबिटीज़ होना ही होना है एक दिन, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि डायबिटीज़ है क्या, और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो तो आपको भी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है किसी को ना हो और आपको नहीं हो सकती है। अब मैं जानना चाहूँगा, और हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने में, जिससे हमें डायबिटीज़ ना हो? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका पहला लाइफस्टाइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे पुरानों का लाइफस्टाइल हुआ करता था, वो काम बहुत करते थे। जब मैं छोटा था मैं देखता था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि लोग बहुत काम करते थे, हम पैदल स्कूल जाया करते थे, ठीक है। खाना भी बहुत अच्छा मिलता था, ठीक है। इसके साथ हमें खाना भी अच्छा खाना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है। तो उन चीज़ों अब आज देख लीजिए, बाहर का खाना तो तब जाकर मैं कहता हूँ कि मैंने तो कभी खाना बाहर कभी खाया भी नहीं होगा। आज तो अब जिसको भी देखिए वो बाहर ही खाना खा लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कम करनी है, अंदर की चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है, बाहर की चीज़ें हमें कम करनी है। इसके साथ हमें अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, और जिन घरों में रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, उनमें तो ज़्यादा ही एहतियात बरतना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये हम कर सकते हैं कि हम डिले कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, अगर ख़त्म नहीं कर सकते डिले तो कर सकते हैं, डिले ज़रूर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का ये मतलब है कि जब से ये फास्ट फूड या बाहर खाने का ये कल्चर ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, तब से कहीं ना कहीं ये दर्द जो है इनको बढ़ावा मिला है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का खाना ज़्यादा खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, घर का हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके साथ एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो फाइन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, जिससे आपकी ब्रिस्क इंसुलिन रिलीज हो, जो कि आपके पैनक्रियाज, जिसको कश्मीरी में लब बोलते हैं, उसको एग्जॉस्ट ना करे इंसुलिन से।
क्योंकि शुगर तो हर एक में होता है, लेकिन शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। जो ये इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, उसके बाद ही ये ज़्यादा हो जाता है। फिर उसको यहाँ से या तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं या तो इंसुलिन देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बात हुई कि डायबिटीज़ है क्या और कैसे हो सकती है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी ये डायबिटीज़ है और उसके लिए वो इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके टिप्स होंगे, मैं टिप्स कहूँगा इसको, या कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। देखिए, वो जो किसी भी डॉक्टर साहिबान को फॉलो करते हैं, वो इंटरनल मेडिसिन वाले को फॉलो करते हैं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है उनको स्ट्रिक्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में पढ़ते हैं, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। जब तक आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे। सो आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए कि जो डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है वो ठीक है। मे बी आज के वक्त में कुछ लोगों ने प्रोफेशन को ख़राब करके रखा है, उससे थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हुआ होगा, लेकिन आप अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, लो कार्ब्स लीजिए। लो कार्ब्स का मतलब ये भी है आप खाना कम लीजिए। एक कश्मीरी कल्चर है, हम चावल लेते हैं, बत्ता चावल लेते हैं, ठीक है, हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे लिप्टन चाय चाहिए, ठीक है, अगर लिप्टन चाय चाहिए अच्छा प्रॉब्लम की, मगर पेशेंट गसान परेशानी कि डॉक्टर एम वोन मे शुगर, एम वोन मे लिप्टन चाय चीज, होर करो बत बंद की, होर करो कार्ब्स बंद की, मगर क्या ना ना यह डॉक्टर सुन ठीक कि बेच ब्या प्रॉब्लम असन कि इस डॉक्टर कम दवा दी सह असल डॉक्टर कह। यह कॉन्सेप्ट बड़ खराब, बिल्कुल यह कॉन्सेप्ट वारिया खराब। अस पे चेंज करुन, अस पे चेंज करुन, क्या अमे कॉन्सेप्ट सह लुक सफ़र गसान, कहन लुकन पेवान मजूर करें, तम खतर पेवान दवा खतर पोंस जमा कर, कहन लुकन पोंस आसान कहीं। मेहरबानी कर यह कल्चर करू चेंज। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो डॉक्टर कम दवाई लिखता है उसको कहा जाता है ये डॉक्टर छन असल की, क्या इस रीज़न क्या है जो दवा कम लिखमुत, या कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा दवाई लिखता है उसके बारे में भी। उसके बाद एक और दर्द है जो कॉमनली पाया जाता है डॉक्टर साहब, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, थायराइड। हालांकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा थायराइड के बारे में बताना है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं। थायराइड्स, देखिए थायराइड एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। एंडोक्राइन हम ये कश्मीरी उर्दू में इसको बोलेंगे कि ये एक जुज़ निकलते हैं, ठीक है। हमारे गले में एक ग्लैंड है जिससे जुज़ निकलते हैं, जिसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। इसकी कमी हो तो हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसकी ज़्यादती हो तो हमें हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसके बारे में ज़्यादा कश्मीर में मिथ्स हैं। एक मिथ ये भी है कि थायराइड की वजह से गले में दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थायराइड की वजह से आपको शलगम बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। या थायराइड की वजह से आपको पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं, ठीक है। एक वजह हो सकती है, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ आप थायराइड में ही इन्वॉल्व ना कीजिए मेहरबानी करके, ठीक है। अब अपने हमसायों से अपने अदर वुमेन्स फोक जो हैं आपकी, उनसे ज़्यादा आप डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, पर्टिकुलरली जो आपके स्पेशलिस्ट हो या सुपर स्पेशलिस्ट हो। मैं ये भी नहीं कहता कि नॉन स्पेशलिस्ट को भी भरोसा ना कीजिए, लेकिन डॉक्टर पे ही भरोसा कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर एजुकेट कर सकता है इस बारे में। डॉक्टर साहब, आए दिनों पिछले जब से कोविड हुआ है, डॉक्टर साहब की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर साहब जो हैं बारामूला के कोविड वॉरियर रह चुके हैं। क्यों मैं ये कहूँगा, ये नोडल ऑफिसर रहे हैं कोरियर के फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको जीएमसी बारामूला में से शिफ्ट किया गया था कोविड सेंटर बारामूला में, और उसके बाद डॉक्टर साहब की फैमिली में से 3 अफराद जो थे, इनकी मदर या ये खुद कोविड पॉजिटिव भी रहे और उसके बाद घर में भी रहे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत खिदमत की है कोविड में बारामूलिन की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं सलाम पेश करता हूँ। थोड़ा सा कोविड के बारे में बताएं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अभी भी, और ये कब तक रहने वाला है। देखिए, आप मुझे सलाम ना कीजिए, मुझे गवर्नमेंट इसके लिए पे करती है, ठीक है। मैं बारामूला का बाशिंदा हूँ। मैं इसके साथ साथ, एक तो डॉक्टर होने के साथ साथ मुझे एक सोशल एक्टिविज्म है अपने लोगों के लिए, वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। ये एक वजह है कि मैंने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जाना चाहता था पहले, लेकिन फिर अल्टीमेटली एक इंटरनल से आई कि नहीं जी, मुझे अपने लोगों को सर्व करना चाहिए। इवन मैं अपने लोगों को, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक हेलमेट है, गांव है घाटामला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं इवन वहाँ पर भी प्रैक्टिस करता था, वो मैंने स्टॉप कर दी है अब। तो ये एक ज़ील है जो मैं अपने लोगों को
पर्टिकुलर अपने बारामूला के लोगों के लिए है कि ना मुझे कोई सल्यूट करे, इसलिए मैं अपने बारामूला के लोगों के लिए हमेशा रहा हूँ इन पर्टिकुलर, तो और कश्मीरियों के लिए तो है ही है, वो तो मैं हमेशा करता रहूँगा। एक कोविड सर्वाइवर एक बहुत ही गंदा टाइम रहा, जब पॉजिटिविटी आ गई, घर से बाहर रहना पड़ा, मदर को थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, वो फील किया जो लोगों के साथ हुआ। तो एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्लाह ने उस टाइम से भी निकाला। क्या पता मेरी माँ की दुआओं से, लोगों की दुआओं से जिनकी मैं खदमत करता हूँ, तो वो टाइम भी नहीं रहा। इंशाल्लाह अब सब कुछ ठीक है, और आगे भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। जी डॉक्टर साहब, एक और बात सामने आई है अभी। आए दिनों मीडिया पे ज़्यादा रुझान है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर हर सेकंड डेथ को जो है हार्ट अटैक कहा जाता है। जैसे कोविड इससे पहले हो गया था, कोई बंदा छींकता था तो कहा जाता था उसको तुझे कोविड है। अभी जो ये हार्ट अटैक्स की बात चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, ये क्या है और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ने इस पे बात की हुई है, हमारे बहुत सारे सीनियर्स ने बात की हुई है। तो हमारा एक ग्रुप भी चलता है, वो एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट का है, जिसमें वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट है। एक तो अपना सेव हार्ट इंस्टीट्यूट चलता ही चलता है, एक और मैप्स का ग्रुप है जिसमें यूके यूएस के कार्डियोलॉजिस्ट्स हैं, जहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है कि कार्डियक डेथ्स जो हो रही हैं, सो डेथ्स पहले भी होती थी, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया डेथ्स को मुझे लगता है एग्जैजरेट कर रहा है। मुझे लगता है मीडिया को भी अब इसमें रोल करना चाहिए कि डेथ्स जो हो रही है, इसका सिर्फ वजह कार्डियक डेथ्स नहीं है। देखिए, अगर आप कैटेगराइज करते हैं डेथ्स को, अगर आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप तक कैटेगराइज करते हैं, छोटे बच्चों में आप तकरीबन 13-14 साल तक, उनमें सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं, उनमें कुछ वजूहत होती हैं जिनको हम चैनलोपैथीज कहते हैं। जब हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। लाइक लोग यहाँ पे स्मोकिंग बहुत करते हैं। मेरी एक अपील है लोगों से, उन सब यंगस्टर्स से, कि मेहरबानी करके आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार रहा है। स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपको मार रहा है। ड्रग एडिक्शन ऐसा है जो आपको मार रहा है। हमने कितने पेशेंट्स के, कितने यंग लड़कों को देखा है जो ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, जो इनको मार रहा है। लेकिन जो ये कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, जो भी ये डेथ्स हो रही हैं, प्लीज़ ये सब एट्रीब्यूट नहीं कीजिए कि सिर्फ इनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारी वजूहत भी हैं कि इन लोगों को बाकी बीमारियां होती हैं, फिर एग्जैजरेट होके वो गुजर जाते हैं। और डेथ्स पहले भी होती थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आपको अनंतनाग की डेथ यहाँ नहीं पता चलती थी, आपको बड़गाम की डेथ बारामूला में पता नहीं चलती थी, बारामूला की डेथ अनंतनाग में पता नहीं चलती थी। अब ये होता है कि एग्जैजरेशन हो रही है, ठीक। हम ये कहेंगे कि जो चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया या मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को स्ट्रेस बढ़ रहा है इससे। मुझे कहीं फ़ोन आ गए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, लोगों की एंग्जाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, इससे और ज़्यादा लोग ख़राब हो रहे हैं। मेहरबानी करके लोगों की एंग्जाइटी ना बढ़ाइए, लोगों का स्ट्रेस ना बढ़ाइए। जी, डॉक्टर साहब ने ये बात की कोविड के बाद हार्ट अटैक्स के बारे में, कि लोग इसको ज़्यादा एक्सरेट कर रहे हैं, ज़्यादा मीडिया पे दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बात में एक बात सामने आई है कि हमारे घर में अगर किसी को टांग में दर्द हो, सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, हम उठते हैं सेल्फ मेडिकेशन एंड पेन किलर्स लेके खाना। कितना खतरनाक हो सकता है पेन किलर्स लेना? ये तो बहुत ही डेंजरस है ना। आप देखिए, पेन किलर आप लोगे, 2 चीज़ों पे तो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, 3 चीज़ों पे। एक तो आपको स्टमक पे, उसमें तो अल्सरेशन करेगा, आपकी किडनीज़ पे, आपका किडनी फेलियर होगा, और आपका कार्डियक, आपका हार्ट फेलियर होगा। सो मेहरबानी करके पर्टिकुलरली किसी भी ग्रुप ऑफ पेन किलर आप नहीं खाइए, वो स्टीरॉयडल हो, नॉन स्टीरॉयडल हो या ओपियाइड हो, जिसको हम अपने जो हम ग्रुप्स में इसको तकसीम करते हैं, आप मेहरबानी करके नहीं खाइए। और लोकल फार्मेसी में आप तो मेहरबानी करके नहीं जाइए ये मेडिकेशन करने के लिए। हमें अरसा लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में, अरसा लगता है इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट पढ़ने में, अरसा लगता है इन दवाइयों की इंडिकेशन पढ़ने में। मेहरबानी करके इनके लिए डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को ख़राब न कीजिए।
डॉक्टर साहब चाहते तो कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें करें और बहुत सारे दर्दों के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानें, लेकिन हमारा वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है। डॉक्टर साहब, आज सुबह जब मैंने आपको कॉल किया था हमारे से बात करने के लिए, और यकीनी तौर पर आज लगभग 80% घर में जो नलके हैं वो जमे हुए हैं, और वो आपके घर में भी था। उसके बावजूद भी आपने मेरी कॉल उठाई और मुझसे बात की, और आज हमारे एक बार फिर लोगों के लिए जो है आप सामने है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आखिर पे मैसेज चाहते हैं हम लोगों के लिए। मैं अक्सर शो में कहता हूं कि यूथ के लिए मैसेज दें, लेकिन आज लोगों के लिए मैसेज चाहिए कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यूथ के लिए मैसेज दूंगा। मैं यही कहूँगा, यूथ जो है हमारा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है। हम ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं यूथ को ये कहूँगा कि कुछ भी स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ देखनी है, हमेशा सूरह अर-रहमान पढ़िए। सूरह अर-रहमान में आपको अल्लाह हर एक चीज़ की एग्जाम्पल देता है, उसने क्या क्या बनाया है। ड्रग्स को लेने से कुछ नहीं होगा, स्मोकिंग करने से कुछ नहीं होगा, अल्कोहल लेने से कुछ नहीं होगा। इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इससे आप मर जाओगे। अल्टीमेटली इस पर इफ़ेक्ट आपका होगा और आपके माँ बाप का होगा, जो उनको पूरी उम्र झेलना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, आज का शुमारा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज डॉक्टर मीर वसीम जो कि हमारे बारामूला के हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और हमारे जो कॉमन दर्द हैं हमारे घरों में, हर दूसरे शख्स को हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहेंगे, थायराइड, या बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जिनके बारे में इन्होंने कहा। उम्मीद है कि आपको आज का शुमारा पसंद आएगा। दीजिए अपने मेज़बान किफ़ायत आफ्ताब के साथ कैमरामैन आबिद खान को इजाज़त। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। पावरफुल धुलाई एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर से करे जिद्दी दाग ऐसे गायब जैसे थे ही नहीं। इसके एंजाइम पार्टिकल्स करे परफेक्ट धुलाई एक ही बार में। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर के क्विक एक्शन फॉर्मूला से मैल रहे दूर और कपड़ों का रंग रहे महफूज। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर एंड केक फॉर मशीन एंड बकेट वॉश। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट यू सेफ जोन केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर। कॉल 9596 322 684।